चलिए सर, चीजों को स्टार्ट करते हैं। और चीजें इंपॉर्टेंट हैं। ध्यान से हर एक एक चीज को आप लोग रीड करोगे। मैंने पहले से ही आप लोगों के लिए ये सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट हैं वो आपके लिए लिखी हुई हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक की रिवीजन बिगिन कर रहे हो। ऑर्गेनिक की रिवीजन बिगिन करने के साथ साथ बहुत स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं। सबसे पहली चीज, जब आप ऑर्गेनिक की रिवीजन करते हो तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्प्लिट योर ऑर्गेनिक अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बेस। लेकिन क्वेश्चन बेस पे पहुंचने से भी पहले आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली चैप्टर में है क्या। हमारे लिए जो भी चैप्टर्स हैं, सबसे पहला हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स, दूसरा अल्कोहल फिनॉल्स एंड ईथर, तीसरा एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, चौथा अमीन्स एंड नाइट्रो कंपाउंड्स। इन चारों चैप्टर्स की ही जर्नी में आप इन कंपाउंड्स को प्रिपेयर करना सीखते हो, इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज समझते हो। इनको समझने के बाद आप क्वेश्चंस पे आते हो। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम अपनी क्लासरूम को डिवाइड करने वाले हैं। आज के दिन में हम लोग एक ब्रीफ सीखेंगे प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टीज का, चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 का, यानी हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स और अल्कोहल्स फिनॉल्स एंड ईथर्स। कौन सी सारी रिएक्शंस इन्वॉल्व होती हैं इन सबको बनाने के लिए यानी प्रिपरेशन, और कौन सी सारी केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व होती हैं इनसे किसी कंपाउंड को बनाने के लिए यानी केमिकल प्रॉपर्टीज। इसके बाद हम लोग थर्ड चैप्टर और फोर्थ चैप्टर के साथ भी ऐसा ही सीखेंगे। उसके आगे चलकर फिर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज पे आएंगे, क्योंकि आपने इन द मीनवाइल ये सारी रिएक्शंस लर्न कर ली होंगी, रिवाइज कर ली होंगी, रिकॉल कर ली होंगी। आपके पास अब एक लेवल की प्रिपरेशन हो चुकी होगी। प्लीज ध्यान दीजिएगा, अभी तक आपने कोई भी एग्जामिनेशन दिया है, कैसा भी एग्जामिनेशन दिया है, और आपने प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज लर्न करी हैं, आप सिर्फ केपेबल हैं 5 मार्क्स लाने के आउट ऑफ 27 और 28 मार्क्स। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन इनमें से ही निकलता है, लेकिन क्वेश्चन का लैंग्वेज एग्जैक्ट रिएक्शन से कहीं डिफरेंट होता है। कौन से क्वेश्चंस बनेंगे? सबसे पहला नॉमेनक्लेचर। उसको लिखने के लिए आपको इंट्रोडक्शन पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक चैप्टर आपको पता होना चाहिए। एलाइलिक हेलाइड क्या है, बेंजाइलिक हेलाइड क्या है, या अल्कोहल्स 1 डिग्री कौन सा है, 2 डिग्री कौन सा है, 3 डिग्री कौन सा है, ये सारे नाम पता होने चाहिए, तभी आप नॉमेनक्लेचर का क्वेश्चन कर सकते। फिर आता है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन जनरली बनता है एसिडिक प्रॉपर्टीज या बेसिक प्रॉपर्टीज का, कोई सब्सटेंस की रिएक्टिविटी का। तो वहां पर उसका कोई बॉन्ड बहुत ज्यादा पोलर है तो वो कितना रिएक्टिव होने वाला है, या उस बॉन्ड के पोलैरिटी की वजह से H प्लस आयन या OH माइनस आयन रिलीज होते हैं, तो उसका एसिडिक या बेसिक कैरेक्टर। फिर तीसरा टाइप का क्वेश्चन बनता है उसका नेम रिएक्शन। बहुत सारी ऐसी रिएक्शन है जो किसी ना किसी साइंटिस्ट ने बताई है और उन साइंटिस्ट का नाम है, तो थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन बनता है नेम रिएक्शन। फिर इसके बाद आ जाते हैं डिस्टिंग्विश क्वेश्चंस। हमारे पास कुछ ऐसी रिएक्शंस हैं, कुछ ऐसी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं जिसके अंदर कुछ फिजिकल चेंज होते हुए आपको नजर आता है, और जैसे जैसे आपको फिजिकल चेंज होते हुए नजर आएगा, कहीं ना कहीं आप आंसर दे सकते हो कि इस रिएक्शन में ये डालने से या इस स्पीशीज में ये डालने से ये फिजिकल चेंज आपको ऑब्जर्व होगा, और इसी वजह से आप इसको एक डिटेक्शन का नाम दे सकते हो। फिर इससे और आगे बढ़ते हो तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के क्वेश्चंस बनते हैं, और फिर उससे आगे गए तो टिपिकल रिएक्शंस में रीजन बेस्ड बनता है। जैसे सपोज अगर मैं डाइजोनियम सॉल्ट की बात करूं, तो वाई डाइजोनाइजेशन अकर्स एट अ टेम्परेचर रेंज ऑफ 273 टू 278 केल्विन, या वाई यू यूज फ्रेशली प्रिपेयर्ड HNO2, या आपके पास एल्कोहल्स में आ जाए, क्यों 3 डिग्री एल्कोहल को आप ऑक्सीडाइज नहीं कर पाते हो, या अगर आप उसकी ऑक्सीडेशन कॉपर एट 573 केल्विन में करते हो तो क्या बनता है। ऐसे ही ईथर में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं जो एट टाइम्स रीजन बेस्ड बनते हैं। तो रीजन बेस्ड दो तरीके से पूछा जा सकता है। पहला रीजन बेस्ड पूछा जा सकता है आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज, दूसरा रीजन बेस्ड पूछा जा सकता है आपका विद इन द क्वेश्चन। ऐसे ही फिजिकल प्रॉपर्टीज और एसिडिक बेसिक कैरेक्टर में इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर के क्वेश्चंस भी बनते हैं। फिर इसके बाद आ जाता है आप ऐसे क्वेश्चंस पे जहां पर आपका कोर नॉलेज चलता है प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज का। जिस बच्चे की कमांड प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज पे होगी, जिस बच्चे को पता होगा कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्कोहल कैसे बनेगा, या अल्कोहल से एल्डिहाइड कैसे बनेगा, या सेम नंबर ऑफ कार्बन वाला एल्डिहाइड सेम नंबर ऑफ कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड में कैसे कन्वर्ट होगा, उनके बारे में
जितना स्ट्रांगली पता होगा, आप कन्वर्जन बेस्ड क्वेश्चन, आप पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन, आप ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी टाइप क्वेश्चंस, आप एक्स प्लस वाई गिव्स जेड वाले क्वेश्चंस को कंप्लीट कर सकोगे। जो भी बच्चा कन्वर्जन के अंदर, जो भी बच्चा ऐसे पैराग्राफ क्वेश्चंस के अंदर, जो भी बच्चा एबीसीडी टाइप क्वेश्चंस के अंदर कंफ्यूज होता है, कंफ्यूजन के लिए आपकी अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उस अप्रोच के साथ साथ इंपॉर्टेंट है आपका जिस्ट पे कमांड होना। किसी को पता है कि मेरे पास अल्कोहल बनना है, लेकिन बनना है कार्बोनाइल ग्रुप से, और नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज हो रहे हैं, वो भाई साहब का दिमाग हमेशा रिडक्शन या ऑक्सीडेशन में चलता रहता है। भैया ऑक्सीडेशन रिडक्शन कार्बन नंबर चेंज नहीं करता, हमेशा कार्बन नंबर इंक्रीज या डिक्रीज की जब बात आएगी तो कुछ ना कुछ ऐसा स्पीशीज इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा जिसका कार्बन या तो आप हटा सकते हो या जिसको कार्बन लगाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। तो सीएन जैसा स्पीशीज लगता है एक कार्बन बढ़ाने के लिए, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जैसा स्पीशीज लगता है मल्टीपल कार्बन बढ़ाने के लिए। तो वो चीजों की अप्रोच जब तक क्लियर नहीं होगी तब तक कन्वर्जन वाला बच्चा हमेशा अटकेगा। हम लोग कन्वर्जन की प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन बाय द टाइम एज पर योर स्केड्यूल, जब आपको मैंने बोल दिया कि ये चैप्टर 1 और चैप्टर 2 की रिवीजन कंप्लीट हो गई, मतलब आपकी जिस्ट कंप्लीट हो गई, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टार्ट राइटिंग इट। जैसे मैंने ये चीजें लिखी हैं आप लोगों के लिए, मैं चाहता तो बोर्ड पे भी लिख सकता था, बट नॉट टू वेस्ट टाइम, मैंने आप लोगों के लिए पहले से लिखी है, ठीक है, किसी ज्ञानी इंसान के साथ बैठकर मैंने ये लिखी थी। तो उसके बाद कहीं ना कहीं ये सारी की सारी चीजें आपके सामने हैं। ये फाइल एज इट इज के एज इट इज आपको शेयर कर दूंगा, लेकिन इंपॉर्टेंट है जिस तरीके से मैंने ये लिखी है आप लोगों का खुद भी ये लिखना। हम कैसे बातचीत करने वाले हैं उसके हिसाब से बात करते हैं। मैं सबसे पहले अब इस टाइम पर फर्स्ट चैप्टर पर आता हूं, एल्काइल एंड एराइल हैलाइड्स, जिसको आप हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स भी बोलते हैं। अगर एरोमेटिक चेन के साथ हेलोजन लग जाए तो एराइल, और अगर एल्काइल चेन के साथ लग जाए तो एल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन रहे। क्लासिफिकेशन इंट्रोडक्शन है, उस इंट्रोडक्शन के अंदर 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ विनाइलिक हैलाइड, और फिर विसिनल डाइहैलाइड और जेमिनल डाइहैलाइड इंपॉर्टेंट हमें पता होने चाहिए, क्योंकि ये अक्सर आपके नॉमेनक्लेचर में इस्तेमाल होंगे या हो सकता है आपकी रिएक्टिविटी में इस्तेमाल हो जब आप कंपेयर करते हो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड को, और ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बनता है सीएक्स बॉन्ड के टूटने पे 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। इसके बाद आप प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड देखोगे, प्रिपरेशन ऑफ एराइल हैलाइड देखोगे, दोनों ही अपने आप में इंपॉर्टेंट है कन्वर्जन टाइप क्वेश्चंस के लिए। इसके बाद आप फिजिकल प्रॉपर्टीज में आते हो, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद आप केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड आते हो, और फिर उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल टॉपिक्स या पॉइंट्स जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारी एक तरह से चैप्टर की जिस्ट है। इस चैप्टर की जिस्ट के अंदर जब आप एंट्री करते हो तो प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड को कैसे अप्रोच करोगे या प्रिपरेशन ऑफ एराइल हैलाइड को कैसे अप्रोच करोगे उसके बारे में बातचीत करते हैं। हम लोग खुद रैंडमली बात करते हैं, फिर नेक्स्ट स्लाइड पे जाऊंगा। अगर मुझे बोला जाए प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, तो जितने भी सब्सटेंसेस को मैं जानता हूं उसमें किन सब्सटेंसेस से मैं एल्काइल हैलाइड बना सकता हूं विल बी एक्चुअल योर प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। मैं क्या एल्कीन से बना सकता हूं, क्या मैं एल्केन से बना सकता हूं, क्या मैं एल्काइन से बना सकता हूं, क्या मैं एल्कोहल से बना सकता हूं, क्या मैं एल्डिहाइड से बना सकता हूं, हो सकता है डायरेक्टली ना बनाऊं तो इनडायरेक्टली बनाऊं, जब इनडायरेक्टली बनाना आएगा तो एल्कोहल तक पहुंच कर आएगा। उसके बाद क्या मैं कोई और दूसरे एल्काइल हैलाइड से बना सकता हूं। अब देखो एल्कोहल से एल्कोहल नहीं बनता क्योंकि OH ही लग रहा है, लेकिन एक एल्काइल हैलाइड से दूसरा एल्काइल हैलाइड बनता है क्योंकि फ्लोरीन को हटा के क्लोरीन, क्लोरीन को हटा के ब्रोमीन, ब्रोमीन को हटा के आयोडीन लग सकता है। तो वहां पर हमें आयन एक्सचेंज मेथड भी सीखना होता है। तो हम लोग यहाँ पर प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स की बात करते हैं, जहां पर प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड में सबसे पहला आपका आता है फ्रॉम एल्कोहल, फिर उसके बाद आएगा फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, फिर आएगा फ्रॉम अदर एल्काइल हैलाइड्स। तो सबसे पहले फ्रॉम एल्कोहल। एल्कोहल के केस में बहुत मल्टीपल टाइप ऑफ रिएक्शंस हैं, जिसमें से सबसे बड़ी वाली या सबसे ज्यादा नंबर ऑफ रिएक्शंस एल्काइल क्लोराइड बनाने के लिए, फिर उससे कम है एल्काइल ब्रोमाइड बनाने के लिए, फिर एक रिएक्शन है एल्काइल आयोडाइड। आप एल्कोहल से डायरेक्टली एल्काइल फ्लोराइड नहीं बना सकते। तो आपके पास जब एल्काइल क्लोराइड की बातचीत शुरू होती है
तो सबसे पहले आपको पता है लुकास रिएजेंट टेस्ट। ये आप प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल में भी सीखेंगे, डिस्टिंग्विश ऑफ एल्कोहल में भी सीखेंगे, जहां पर आप 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। एल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने में रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल का बड़ा मेजर रोल रहता है। हम लोग यहां पर सिर्फ इतना सा यूज में पढ़े कि हम इससे एल्काइल क्लोराइड बना सकते हैं, और वो लुकास रिएजेंट टेस्ट हम एल्कोहल्स में सीख लेंगे। तो अभी फॉर द टाइमिंग हमने क्या सीखा, एल्कोहल से एल्काइल क्लोराइड बनाने के लिए सबसे पहला रिएक्शन हमारे पास है लुकास रिएजेंट, यानी Zn इन प्रेजेंस ऑफ HCl या ZnCl2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl। आप इवन बिना ZnCl2 के सिर्फ HCl डालेंगे तो भी यही प्रोडक्ट मिलेगा। इवन HCl के अलावा आप HBr या HI भी डालेंगे तो भी आपको आयोडीन या ब्रोमीन लगता हुआ नजर आएगा। सिर्फ हम इसको स्टार मार्क कर रहे हैं एज लुकास रिएजेंट। तो बेटा लुकास रिएजेंट तो ZnCl2 और HCl है, लेकिन इसके ऑल्टरनेटिव्स काफी हो सकते हैं। इसके अलावा हम लोग यूज कर सकते हैं NaCl और H2SO4। जहां पर आप NaCl और H2SO4 की बात करते हो तो आपकी रिएक्शन में अल्काइल क्लोराइड बनता है, साथ में NaHSO4 बनता है, साथ में H2O बनता है। अब यहां पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा रीजन बेस्ड क्वेश्चन बनता है कि भैया आप जब ये रिएक्शन करवा रहे हो तो Na2SO4 क्यों नहीं बना, NaHSO4 क्यों बना? तो उस क्वेश्चन का आंसर आता है एसिडिक नेचर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है, जब भी कभी इसको रिलीज करना होता है H+ तो ये H+ और HSO4 चार्ज माइनस में ब्रेक होता है। HSO4 चार्ज माइनस एक एम्फोटेरिक स्पीशीज है, यानी उसका एसिडिक कैरेक्टर H2SO4 के कंपैरिजन में काफी कम है, इवन Ka की वैल्यू भी काफी कम है, जिस वजह से H2SO4 तो ईगरली ब्रेक हो जाता है H+ और HSO4 चार्ज माइनस में, लेकिन HSO4 चार्ज माइनस फर्दर H+ आयन रिलीज नहीं करता, जिसकी वजह से एक ही H हमेशा अवेलेबल रहता है और कहीं ना कहीं वहां पर आपको NaHSO4 मिलता है। यही सेम क्वेश्चन आपको NaBr के केस में भी मिलेगा। तो NaCl के केस में पूछ लिया जाए या NaBr के केस में पूछ लिया जाए, बात एक ही है। इसके बाद PCl3 और PCl5, क्योंकि फॉस्फोरस और क्लोरीन की रिएक्शन हो जाए PCl3 PCl5 मिल जाता है, इसलिए हम डायरेक्टली PCl3 और PCl5 को रिएक्ट करवा लेते हैं। हालांकि दोनों में बाय प्रोडक्ट मिलते हैं, जहां पर PCl3 में आपको मिलता है H3PO3 और वहीं पर PCl5 में POCl3 और HCl मिलेगा। इसके अलावा नेक्स्ट रिएक्शन हम करते हैं थायोनाइल क्लोराइड के साथ, जो कि है SOCl2। SOCl2 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जब इसको रिएक्शन में इन्वॉल्व करते हो तो दो गैसेस रिलीज होती हैं, वन इज SO2 एंड सेकंड इज HCl। क्योंकि ये एस्केपेबल फॉर्म में रिलीज होता है, इवेंचुअली एंड रिजल्ट में सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बच जाता है, यानी ये रिएक्शन कॉस्ट एफिशिएंट रहती है। इस रिएक्शन के अंदर कोई भी आपका बाय प्रोडक्ट नहीं होता और इवेंचुअली उसको सेपरेट करने के लिए कोई पैसे नहीं लगते, जिसकी वजह से आप इसको इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन का नाम देते। पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, कभी भी किसी चीज को इंडस्ट्रियल सिग्निफिकेंस के तौर पर पूछा जाए तो समझ जाना कॉस्ट एफिशिएंसी इज द अल्टीमेट रीजन। भैया इस रिएक्शन को करने से प्योर कंपाउंड मिलते हैं तो भी कॉस्ट एफिशिएंसी, इस रिएक्शन को आसानी से सेपरेट किया जा सकता है तो भी कॉस्ट एफिशिएंसी, यानी अल्टीमेट आंसर क्या है, कॉस्ट एफिशिएंसी। पक्का बात समझ में आती है? इसके बाद आगे हम लोग चलें तो NaBr H2SO4 से आप ब्रोमाइड बना सकते हो, वहीं पर Br2 इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, क्योंकि PBr3 या PBr5 नहीं मिलेगा तो आसान है Br2 इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस डालकर या I2 इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस डालकर आप क्या बना लो, एल्काइल ब्रोमाइड या एल्काइल आयोडाइड। आई होप यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं। रिएक्शंस मैंने लिखी हुई हैं, ऐसे ही एनसीईआरटी में भी रिएक्शन लिखी हुई है, आपके नोट्स में भी रिएक्शन लिखी हुई है और इवन इस फाइल में भी रिएक्शन लिखी हुई मिलेंगी। प्लीज ध्यान दीजिएगा, अल्कोहल से एल्काइल हैलाइड बनाने में देयर इज नो इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ कार्बन नंबर। तो इथाइल क्लोराइड मिथाइल अल्कोहल यानी मीथेनॉल, इथाइल क्लोराइड इथेनॉल, प्रोपाइल क्लोराइड प्रोपेनॉल, सेम नंबर ऑफ कार्बन पे बात चलेगी। पक्का? इसके बाद आते हैं हम लोग हाइड्रोकार्बन्स पे। हाइड्रोकार्बन्स की जब आप बात करते हो तो बेटा हाइड्रोकार्बन्स में सबसे पहला एल्केन, फिर एल्कीन, फिर एल्काइन। तो यहां पर अगर आप एल्केन्स की बात करते हो तो एल्केन्स पे हम फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन एज अ मैकेनिज्म पढ़ते हैं। मैकेनिज्म्स आपके इंपॉर्टेंट हैं, तो जिस दिन मैकेनिज्म दिखाऊंगा उस दिन इसके बारे में दोबारा से बात करूंगा। नहीं तो 3 स्टेप्स में ये मैकेनिज्म लगता है, जिसमें सबसे पहला चेन इनिशिएटिंग, जिसमें रेडिकल रिलीज होता है, फिर चेन प्रोपेगेटिंग और चेन टर्मिनेटिंग, जिसकी वजह से आपको एल्काइल क्लोराइड मिल जाएगा।
इवन डबल स्टार लगने का मतलब भी क्या है, इसके ऊपर जरूर कुछ और पैरेलल क्वेश्चन है या हमारी पैरेलल क्लास के अंदर ये पूछा जाएगा। तो मैकेनिज्म पे अब यहां पर पॉइंट क्या आता है, हम कितने भी कार्बन ले लें तो बेटा एक कार्बन से एक प्रोडक्ट बनता है, दो कार्बन की चेन से भी एक प्रोडक्ट बनता है, लेकिन जैसे ही आप दो कार्बन से नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाते हो वहां पर मिक्सचर प्रोड्यूस होने लग जाते हैं, और वो मिक्सचर्स होते हैं आपके पोजीशन आइसोमर्स के। यानी अगर आपने सपोज तीन कार्बन की चेन ली यानी प्रोपेन लिया, तो आपको वन क्लोरोप्रोपेन और टू क्लोरोप्रोपेन का मिक्सचर मिलने लग जाएगा। और वो मिक्सचर हमेशा याद रखना है अगर नंबर ऑफ कार्बन ऑड है तो ऑड प्लस 1/2, और अगर इवन है तो डिवाइड बाय 2। यानी 8 कार्बन की चेन है तो आपके 4 आइसोमर्स का मिक्सचर मिलेगा। 9 कार्बन की चेन है तो 9 + 1 यानी 10, 10 डिवाइडेड बाय 2 यानी 5, तो 5 कार्बन का मेन चेन का स्ट्रक्चर आपको मिलेगा। आई होप ये बात क्लियर है। अब पॉइंट यहां पर क्वेश्चन बनता है, साइक्लिक कंपाउंड लेने पर इररिस्पेक्टिव कितना भी नंबर क्यों ना हो, देयर विल ओनली बी वन प्रोडक्ट। तो कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है इसकी रिएक्शन करवाने पर एक मोनोक्लोरो कंपाउंड बना, मोनोक्लोरो यानी एक क्लोरीन लगा हुआ, कितने कंपाउंड बने, एक, तो इसमें कोई आइसोमर नहीं बन रहा, तो जरूर दो या दो से कम होंगे, नहीं तो साइक्लिक कंपाउंड होगा। साइक्लिक कंपाउंड भी आइडेंटिफाई करने के क्वेश्चंस करवाऊंगा, तो आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। जयंती यहां पर CnH2n+2 होगा एल्केन के लिए, लेकिन CnH2n होगा तो साइक्लिक एल्केन या एल्कीन दोनों का होता है, तो जब एक प्रोडक्ट देगा तो जरूर वो साइक्लिक एल्केन है, CnH2n पक्का। इससे आगे बात आती है एल्कीन्स की। तो एल्कीन्स के अंदर हमने तीन तरीके से एल्काइल हैलाइड बनाना सीखा। सबसे पहला हमारा मार्कोनिकोव रूल, जहां पर हमारे लिए अक्सर हायर डिग्री पर जाकर क्या लगता है, हेलोजन। वहीं पर एंटी मार्कोनिकोव रूल जिसमें आप बेंजोइल पेरोक्साइड डालते हो, वो लोअर डिग्री पे जाता है। और तीसरा आपका विसिनल डाइहैलाइड बनाने के लिए जिसमें आप CCl4 का यूज करते हो। क्वेश्चन में पॉइंट आता है Br2 तो मैंने या Cl2 तो मैंने यूवी रेज में भी यूज करा, और Cl2 मैंने CCl4 के प्रेजेंस में भी यूज करा, तो दोनों में डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स क्यों? तो आपका आंसर आता है CCl4 एक कैटलिस्ट है जो बॉन्ड क्लीवेज बहुत तेजी से करवाता है और एम्पल क्वांटिटी में, हाई क्वांटिटी के अंदर रेडिकल्स इनिशिएट करवा देगा, जिसकी वजह से एक मॉलिक्यूल पे एक टाइम एक से ज्यादा रेडिकल अप्रोच कर सकते हैं। बट वहां पर जब आप यूवी रेज लेते हो तो कम क्वांटिटी में रेडिकल होते हैं, यानी एक टाइम पर एक ही रेडिकल अवेलेबल होता है, जिसकी वजह से वहां सब्सटीट्यूशन इनिशिएट होती है, और यहां पर आपको दोनों जगह पर क्या लगा हुआ मिलता है, हेलोजन। जल्दी से देख लो। फिर इसके बाद एल्काइंस की बात करें, हालांकि एल्काइन सेम है, जहां पर एक बार रिएक्शन करके एक Br आया, वहां पर एक और बार डबल बॉन्ड टूटेगा, यानी सॉरी आपका पाई बॉन्ड टूटेगा और दूसरा भी Br आ जाएगा। तो यहां पर आप देख सकते हो मार्कोनिकोव रूल, एंटी मार्कोनिकोव रूल। और तीसरे में सिर्फ इंपॉर्टेंटली क्या देखना है आपके लिए, आपने HBr लगाया, प्लीज ध्यान देना, पहला Br पहला H, दूसरा Br दूसरा H, तो यहां पर दोनों Br किस पे आ गए, बीच में, और ये कहलाता है जेमिनल डाइहैलाइड। इसी तरह से एंटी मार्कोनिकोव रूल में लोअर डिग्री पर Br आया, प्लीज यहां पर आप एक और Br लिखोगे, ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया, Br हो गया, तो ये Br भी यहां पर आ जाता है। इसके बाद आपका एल्काइन Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो टेक्निकली पहली बारी में बॉन्ड टूटा Br Br, फिर दूसरा बॉन्ड टूटा Br Br, तो एक कंपाउंड पे कितने Br आ गए, 4 Br आ गए। आई होप ये पॉइंट क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट, फ्रॉम डिफरेंट एल्काइल हैलाइड्स, तो डिफरेंट एल्काइल हैलाइड्स में दो रिएक्शन है, वन इज स्वार्ट्स रिएक्शन, सेकंड इज फ्लिंकेनस्टीन। प्लीज ध्यान दीजिएगा, वियर्ड लगेगा, फ्लिंकेनस्टीन में F है ना, पक्का, तो उसके अंदर F इन द फॉर्म ऑफ रिएक्शन इस्तेमाल नहीं होगा। तो आपके लिए अगर आप देखोगे स्वार्ट्स रिएक्शन और फ्लिंकेनस्टीन रिएक्शन, तो स्वार्ट्स रिएक्शन में एल्काइल फ्लोराइड बन रहा है, फ्लिंकेनस्टीन जिसमें नाम में पहले से F है तो F नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, एल्काइल आयोडाइड मिलेगा। दोनों के रिएजेंट्स में AgF, COF2, Hg2F2 यूज हो सकता है, नहीं तो उसमें NaI इन प्रेजेंस ऑफ ट्राई एसीटोन। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, अभिषेक भैया ध्यान से बात को सुनिएगा, आपके लिए X, अगर मैं सपोज फर्स्ट रिएक्शन की बात करूं तो आपके लिए X क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन तीनों में से कोई भी हो सकता है, आप AgF इस्तेमाल कर रहे हैं, यहां पर भी तीनों हो सकते हैं, और आप क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, NaI।
तो प्लीज परेशान मत होइएगा सर एक ही जाएगा, फ्लोरीन को ही हटा सकते हो, नहीं भाई कुछ भी अल्काइल हैलाइड हो सकता है, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हो। क्लियर है यहां तक? प्रिपरेशन ऑफ एराइल हैलाइड्स पे आते हैं। प्रिपरेशन ऑफ एराइल हैलाइड्स बहुत सिंपल है। सबसे पहला बेंजीन अंकल से। तो जब आप बेंजीन से बात करते हो तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, Cl2 in presence of anhydrous AlCl3 या X2 in presence of anhydrous AlCl3 या FeCl3, आप जब भी डालेंगे आपके हेड पर हेलोजन आ जाएगा, जिसकी वजह से आपको क्या मिल जाएगा? हेलोबेंजीन। वहीं पर सेकंड मेथड, तो सेकंड मेथड में बेटा हम नाइट्रोबेंजीन भी बोल सकते हैं, एनिलीन भी बोल सकते हैं, डाइजोनियम सॉल्ट भी बोल सकते हैं। सबसे प्रिपरेशन है, क्योंकि डाइजोनियम सॉल्ट बनाने के लिए आप बेंजीन से निकल सकते हो, तो बेंजीन से निकलोगे तो बेंजीन से भी मेथड हो गया। आप बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन बनाओगे तो उससे भी मेथड हो गया। नाइट्रोबेंजीन से आप एनिलीन बनाओगे तो उससे भी मेथड हो गया। और एनिलीन से जब आप डाइजोनियम सॉल्ट बना लोगे तो डाइजोनियम सॉल्ट से भी सारी की सारी रिएक्शन आ जाएंगे। तो हमारे लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है डाइजोनियम सॉल्ट कैसे बनता है वो सीखना। जहां पर आप बेंजीन में नाइट्रेशन करते हो तो नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन की रिडक्शन करते हो तो एनिलीन। अब एनिलीन को फ्रेशली प्रिपेयर्ड HNO2 इन प्रेजेंस ऑफ HX सॉरी NaX यूज करते हो 0 to 5 डिग्री सेल्सियस में या 273 to 278 केल्विन में, तो आपको डाइजोनियम सॉल्ट मिलेगा। देयर इज एन ऑल्टरनेटिव टू फ्रेशली प्रिपेयर्ड HNO2, NaNO2 एंड HX। प्लीज ध्यान दीजिएगा, फ्रेशली प्रिपेयर्ड HNO2 बनता भी NaNO2 और HX की रिएक्शन से है। तो या तो मैं A और B डाल दूं, NaNO2 और HX, या दोनों को रिएक्ट करवाकर एकदम से रिलीज करवा दूं। अब पॉइंट आता है अक्षित, क्यों हमें फ्रेशली प्रिपेयर्ड चाहिए? तो फ्रेशली प्रिपेयर्ड चाहिए होने का रीजन है कि अगर ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड HNO2 नहीं होगा तो बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाएगा और HNO3 बना देगा, इवेंचुअली मेरी रिएक्शन एफिशिएंसी पोजेस नहीं करेगी। आई होप ये बात क्लियर है प्रणय, पक्का? अब इसके बाद पॉइंट आता है हमारी कौन सी रिएक्शंस हैं डाइजोनियम सॉल्ट से। तो बेटा हम डाइजोनियम सॉल्ट से आपके लिए क्लोराइड, ब्रोमाइड, सैंडमेयर्स रिएक्शन और गटरमैन रिएक्शन से बना सकते हैं। वहीं पर आयोडाइड और फ्लोराइड भी बना सकते हैं। जहां पर आप सैंडमेयर्स रिएक्शन की बात करते हो तो CuX या Cu2X2, वहीं गटरमैन रिएक्शन की बात करते हो तो Cu इन प्रेजेंस ऑफ HX। प्लीज ये X वही होगा जो आप लगाना चाहते हो, यानी क्लोरीन या ब्रोमीन में से कोई एक। इसमें आपका X ना फ्लोरीन होगा ना आयोडीन होगा। लेकिन वहीं पर अगर आप आयोडीन लगाना चाहते हो तो आपको Ki यानी पोटेशियम आयोडाइड डालना पड़ेगा, और वहीं पर अगर आप फ्लोरीन डालना चाहते हो तो NaBF4 या HBF4 डालोगे। तो ये आपकी रिएक्शन है, 1 मिनट के लिए देख लीजिए। ऑनलाइन वालों चीजें क्लियर है ना? यस यस सर। सर। चलिए, अब मैं यहां पर केमिकल प्रॉपर्टीज लेकर चल रहा हूं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता दिया फिजिकल प्रॉपर्टीज हम अलग डेडिकेटेड क्लास में करेंगे, मैकेनिज्म्स हम अलग डेडिकेटेड क्लास में करेंगे। तो रिएक्शंस को रिवाइज कर रहे हैं, नॉट कंसिडरिंग द मैकेनिज्म्स, नॉट कंसिडरिंग योर फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो हमारे लिए केमिकल प्रॉपर्टीज आती हैं एल्काइल और एराइल हैलाइड की, यानी अब एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड से आप क्या क्या बना सकते हो। तो सबसे पहले हम प्रिपरेशन सीखते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बात को ध्यान से समझना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एल्काइल हैलाइड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैकेनिज्म के तौर पर भी और वैसे भी। अभी खैर मैं सिंपल सी बात कर रहा हूं, मैं अक्षित के घर जाना चाहता हूं, तो अक्षित के घर जाने के लिए जितने मर्जी पाथवेज हों, मैं अभी एंड पॉइंट की बात कर रहा हूं, यानी मैं उसके घर पहुंचने की बात कर रहा हूं। तो आप अगर न्यूक्लियोफाइल रिलीज करवाओगे और एल्काइल हैलाइड पे अप्रोच करवाओगे तो न्यूक्लियोफाइल हेलोजन को रिप्लेस कर देगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी। हो सकता है वो अभी SN1 यानी एक पाथवे से, हो सकता है SN2 यानी जयंती दूसरे पाथवे से जाए, लेकिन यहां पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एंड प्रोडक्ट क्या है हम उसकी बात कर रहे हैं। SN1 या SN2 यानी कौन सा मैकेनिज्म लग रहा है, इसकी बात अभी हम मैकेनिज्म की क्लास में सीखेंगे। फिर चाहे वहां पर अगर हम याद करें तो SN1 ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स के लिए, SN2 ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स के लिए, SN1 ऑप्टिकली एक्टिव के लिए, और लाइकवाइज ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स के लिए, यानी 4 टाइप से उसको सीखेंगे। बट अभी हम लोग मैकेनिज्म पे नहीं जा रहे, अभी हमें सिंपली पता है एक्स को रिप्लेस कौन करेगा, न्यूक्लियोफाइल। अब एक और सलमान इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए, एल्काइल हैलाइड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाते,
एराइल हैलाइड में सिर्फ एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, अदरवाइज वो हमेशा क्या दिखाते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सिंपल सी लॉजिक है कि आपके लिए एल्काइल हैलाइड आपने डाला और एल्काइल हैलाइड ने कहीं ना कहीं न्यूक्लियोफाइल ने उस X माइनस को रिप्लेस कर दिया, यानी यहां पर X माइनस बाहर निकल गया और न्यूक्लियोफाइल उसकी जगह पे लग गया। अब ये कौन से न्यूक्लियोफाइल्स हो सकते हैं, तो जो स्पीशीज न्यूक्लियोफाइल रिलीज करता है उसको आप बोलते हो न्यूक्लियोफाइल जनरेटिंग स्पीशीज। वहां पर आपके लिए एक्वस KOH OH माइनस देगा, एक्वस NaOH OH माइनस देगा, RONA OR देगा, लाइकवाइज आपके पास NH3 होगा NH2 माइनस देगा। लेकिन इसके साथ साथ 6 इंपॉर्टेंट न्यूक्लियोफाइल भी है। 6 मैं वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं, एक्चुअल में है 3, लेकिन वो बिहेवियर 6 वाला दिखाते हैं, SCN माइनस, SCN माइनस और NO2 माइनस, क्योंकि ये CN माइनस NC माइनस भी बन सकता है, NO2 माइनस ONO माइनस भी बन सकता है, SCN माइनस NCS माइनस भी बन सकता है, जिनको आप बोलते हो एम्बिडिएंट न्यूक्लियोफाइल्स। ऐसे न्यूक्लियोफाइल जिनके पास एक से ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक हेड होते हैं, लेकिन एक टाइम पर सिर्फ एक ही न्यूक्लियोफिलिक हेड अवेलेबल रहता है। तो आपके लिए ये तीनों हैं, और इन तीनों के साथ साथ इनकी अप्रोच बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो हमारे लिए KCN AgCN KNO2 AgNO2 बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन वाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, जहां पर KCN CN माइनस देगा, AgCN NC माइनस देगा, KNO2 देगा ONO माइनस और AgNO2 देगा NO2 माइनस। ये इसलिए क्योंकि आपका K जोन सा है वो ग्रुप 1 को बिलोंग करता है, वहीं पर जो Ag है हमारे D एंड F को बिलोंग करता है। तो आई होप जब आपने डी एंड एफ पढ़ा था तो आपको याद होगा, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स पर हम कोवेलेंट बॉन्ड बनाना शुरू कर देते हैं जिसमें पोलैरिटी होती है। तो जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनके बॉन्डिंग में कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है, लेकिन जब आप ग्रुप 1 के एलिमेंट की बात करते हो उसमें आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा होता है, जिसकी वजह से बेटर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ के जुड़ना चाहता है और कम इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ एजी जुड़ना चाहता है, जिसकी वजह से ये सीधा उल्टा उल्टा सीधा बनता है। याद आता है? इसके बाद हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी यही कहती है, आपके हेड पर एक्स लगा हुआ है और एक्स ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग स्पीशीज है। क्योंकि वो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग स्पीशीज है, यहां पर मिक्सचर बनेगा, जहां पर ऑर्थो वाला 19% और पैरा वाला 81% बनेगा। यहां पर इलेक्ट्रोफाइल जनरेटिंग स्पीशीज सारे के सारे एक्टिव रहेंगे, फिर चाहे हेलोजिनेशन हो, फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन हो, फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन हो, सल्फोनेशन हो या नाइट्रेशन हो। जिनके रिएजेंट्स ये लिखे हैं, जहां पर X2 X+ देगा, RX R+ देगा, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 देगा, एंड लाइकवाइज। और ये सारे के सारे ऑर्थो और पैरा पर मिक्सचर प्रोड्यूस करेंगे। जहां जहां मैंने बेटा EU लिखा है वहां पर ये सारे के सारे इलेक्ट्रोफाइल आ सकते हैं, पक्का। इसके अलावा एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो कि डाउज मेथड है या डाउज प्रोसेस है, जो कि हम अल्कोहल में भी देख सकते हैं, अदरवाइज बेंजीन से क्या बनता है, वहां पर फिनॉल बनता है, पक्का। इसके बाद आता है रिएक्शन विद मेटल्स। तो रिएक्शन विद मेटल्स की जब आप बात करते हो तो रिएक्शन विद मेटल्स आपके पास दो मेटल्स हैं, और वो दो मेटल्स में सबसे पहला मेटल है मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, दूसरा है सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर या सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर में ड्राई ईथर का काम क्या है, तो कंडीशंस को एनहाइड्रस रखना, क्योंकि पानी आएगा मेटल के साथ बेस बना लेगा, नहीं तो जो एंड प्रोडक्ट बन रहा है कहीं क्या पता उसके साथ रिएक्ट करता है। तो हम सबसे पहले समझते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। RX जब आप मैग्नीशियम के साथ ट्रीट करते हो तो ये बनाता है RMgX, जहां पर R और Mg का बॉन्ड बहुत जल्दी टूट सकता है, R पे माइनस और MgX पे प्लस में। अब क्योंकि यहां पर ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना रहा है, अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पानी के एक्सपोजर में आ जाए तो वो एल्केन बना देता है, जिसको हमने बनने से रोकना है। वहीं पर सेकेंड मेटल Na इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, Na इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर तीन तरीके की रिएक्शन दिखाता है, जिसमें सिर्फ एल्काइल स्पीशीज यूज होगा तो वुड्स रिएक्शन, सिर्फ एराइल स्पीशीज यूज होगा तो फिटिक रिएक्शन, और दोनों यूज होंगे तो वुड्स फिटिक रिएक्शन। हालांकि इसके अंदर हमेशा इवन नंबर ऑफ कार्बन के स्पीशीज बनेगा यानी एल्केन बनेगा, और हमेशा डबल हो जाएगा नंबर, तो कोई भी ऑड नंबर का आपको कंपाउंड नहीं मिलेगा वुड्स रिएक्शन में, ना ही फिटिक रिएक्शन में। हाँ, वुड्स फिटिक रिएक्शन में आप चाहो तो टोलुइन या इथाइल बेंजीन बना सकते हो। तो ये आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट है रिएक्शंस, जो कि आपकी नेम रिएक्शंस में भी आती हैं और इसमें भी। अब पॉइंट आता है इस पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर, यानी फर्स्ट चैप्टर के अंदर कहां कहां से क्वेश्चन बन सकता है। ध्यान से बात को समझना,
मैकेनिज्म का एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, यानी एक कंपाउंड दे दिया जाए और बताओ इसका मैकेनिज्म बताओ, एक एलिमिनेशन रिएक्शन मैंने करवाना है, उसका कंपाउंड बताओ। दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन मैकेनिज्म पे बन सकता है SN1 SN2 पे, बताओ ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या है। तो आपके लिए SN1 SN2 इन द फॉर्म ऑफ मैकेनिज्म ना सिर्फ मैकेनिज्म देखना है बल्कि उसकी एप्लीकेशंस भी देखनी है। मैं किसी और का मैकेनिज्म बोलूंगा ना तो सिर्फ रिएक्शन का मैकेनिज्म है, लेकिन ये पूरे के पूरे प्रोसेस का मैकेनिज्म है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपको सिर्फ एक ही जगह दिखाई देगी, दैट इज एल्काइल हैलाइड। ठीक है ना। चलो एक पॉइंट रह गया था, दैट इज एलिमिनेशन रिएक्शन। तो एलिमिनेशन रिएक्शन की बात कर लें। आई होप आपको याद हो, एलिमिनेशन रिएक्शन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ एनी स्पीशीज, लेकिन जब भी एक एंटिटी एक से रिमूव होगी तो उसका एडजस्टेंट भी कुछ ना कुछ देगा। तो हमने दो तरीके की एलिमिनेशन पढ़ी हुई है, एक विसिनल डाइहैलाइड से एल्कीन बनना इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर, दूसरा है अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन। अब बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, क्योंकि एलिमिनेशन होने पर एल्कीन बनेगा और सब्सटीट्यूशन भी वहीं पर पैरेलली होती है। तो कभी कभार अगर न्यूक्लियोफाइल बल्कियर होता है तो वो भी प्रेफर कर जाता है एलिमिनेशन ओवर सब्सटीट्यूशन। तो मैकेनिज्म के तौर पर ये वाला टॉपिक रिपीट होगा, सब्सटीट्यूशन, एलिमिनेशन, एलिमिनेशन ओवर सब्सटीट्यूशन। आई होप यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। जिस्ट मैंने रिकॉल करवाई है और ये पूरी की पूरी जिस्ट आप लोगों ने लिखनी है, रिवाइज करनी है, रिकॉल करनी है। हो जाएगा? शुक्रिया। चलिए सर। इस चैप्टर को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। पहला अल्कोहल फिनॉल्स, दूसरा ईथर। तो अगर आप अल्कोहल फिनॉल्स की बात करते हो, फिर प्रोसेस वही रहने वाला है। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन पता होनी चाहिए। इंट्रोडक्शन में नॉमेनक्लेचर में हेल्प होती है, एट टाइम्स रिएक्टिविटी के क्वेश्चन में हेल्प होती है, क्योंकि आपको दिख जाता है अल्कोहल्स 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल है, तो उनकी रिएक्टिविटी दो तरीके से दिखेगी। एक रीना सी और ओ का बॉन्ड क्लीवेज, दूसरा दिखेगा ओ और एच का बॉन्ड क्लीवेज। जहां पर सी और ओ का बॉन्ड क्लीवेज दिखाई देगा तो ऑर्डर बनता है 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, और जहां ओ एच बॉन्ड क्लीवेज की बात आएगी वहां पर ऑर्डर आएगा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। इसका बहुत प्रॉमिसिंग क्वेश्चन है। अल्कोहल्स आर एसिडिक इन नेचर, then again you cannot say that they have Ka value या उनका डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक एसिड हो। तो वहां पर आंसर आता है क्योंकि अल्कोहल्स पानी से भी वीकर होते हैं, पानी में डिसोसिएट नहीं करते, और जब वो पानी में डिसोसिएट नहीं करेंगे तो हम डिसोसिएशन कांस्टेंट की बात नहीं कर सकते। समझते हो बात को? तो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। इसके अलावा ये चैप्टर बहुत स्ट्रॉन्ग है मैकेनिज्म्स के लिए। क्यों मैकेनिज्म्स के लिए बोल रहा हूं? क्योंकि रिएक्शन बेस्ड मैकेनिज्म है और ये मैकेनिज्म पेपर में आते हैं, चाहे वो हो एल्कीन से अल्कोहल बनना, चाहे वो हो अल्कोहल से एल्कीन बनना यानी एलिमिनेशन, फिर चाहे वो अल्कोहल से ईथर बनना, या आगे फर्दर ईथर की एक रिएक्शन विद HI। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म्स हैं। इसके अलावा ये पेपर में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के लिए बड़ा फेमस है, क्योंकि इस चैप्टर में अल्कोहल बनाने के लिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का इस्तेमाल सिखाया जाता है। तो अक्सर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का क्वेश्चन आता है जो कि बच्चे को ट्रिक आउट कर देता है। तो अपने आप में इसके 3 4 5 6 वाइब्रेंट क्वेश्चंस हैं, और साथ में हेल्दी नंबर ऑफ नेम रिएक्शंस भी हैं। बहुतों की तो फेवरेट नेम रिएक्शंस हैं कोल्स रिएक्शन और रीमन डीमन रिएक्शन। ठीक है ना। चलिए चैप्टर को आगे लेकर चलते हैं। सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स। आई होप प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स अगर हम लोग नोटिस करें तो हमारे लिए प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल सबसे पहले बनती है, एक सेकेंड, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल सबसे पहले बनती है एल्काइल हैलाइड से ही। जहां पर आपने एल्काइल हैलाइड की बात करी थी तो आप अभी अभी सीख कर आए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एल्काइल हैलाइड को एक्वस NaOH से ट्रीट कर दो या एक्वस KOH से ट्रीट कर दो तो आपको अल्कोहल मिल जाता है। वहीं पर सेकेंड है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। आप हाइड्रोकार्बन ध्यान से सुनना, हाइड्रोकार्बन आपके पास एल्केन भी है, एल्कीन भी है, एल्काइन भी है। तो सबसे पहले अगर आप एल्केन्स की बात करते हो तो एल्केन्स की ऑक्सीडेशन से आपको, एक सेकेंड, एल्केन्स की ऑक्सीडेशन से आपको अल्कोहल मिल जाएगा। अब एल्केन की ऑक्सीडेशन जो सी है वो अगर स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में हो जाएगी तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड बना ले, लेकिन थोड़ा सा वीक होगा
तो वो एल्डिहाइड बना लेगा, और बहुत ज्यादा वीक होगा तब जाकर वो क्या बनाएगा, अल्कोहल बनाएगा, वो भी 1 डिग्री। उसके बाद एल्कीन्स की बात आती है, तो एल्कीन्स के लिए हमारे पास जनरली 3 तरीके से रिएक्शन है। सबसे पहली क्लास 11th ने हमें सिखाई थी डाइल्यूट KMnO4, जिसके अंदर डायोल्स बनते हैं। तो वहां पर अगर आप डाइल्यूट KMnO4 डालते हो, डबल बॉन्ड टूटता है और दोनों पे OH आ जाता है। ये आपकी है ऑक्सीडेशन नंबर 1। सेकंड, जब आप बात करते हो एल्कीन की, तो एल्कीन के अंदर आप वाटर का एडिशन पढ़ते हो तरीके से। फर्स्ट, अगर आप ध्यान से समझोगे तो फर्स्ट आपका आता है मार्कोनिकॉफ रूल, जिसमें हायर डिग्री पे क्या आएगा, OH। सेकंड, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, जिसमें लोअर डिग्री पे क्या आएगा, OH। अब ये जो सी मार्कोनिकॉफ रूल है, ये प्रोटोनेशन डीप्रोटोनेशन के मैकेनिज्म के ऊपर है, तभी मैंने स्टार लगा रखा है। और वहीं पर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल आपका है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, यानी B2H6 की प्रेजेंस में। हालांकि दुनिया को ये B2H6 नजर आता है, बट ये है BH3। B2H6 हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इन दोनों के बीच में फिजिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दो मॉलिक्यूल्स की। तो हमारे लिए रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है BH3, लेकिन है क्या ये, B2H6। तो आपके लिए ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल पे बनता है। तो ये आपकी कह सकते हैं प्रिपरेशन है। इससे आगे बात करते हैं, तो फ्रॉम कार्बोनाइल ग्रुप, एक सेकंड के लिए बेशक रीड कर सकते हो हाइड्रोकार्बन वाली, फिर मैं आपको कार्बोनाइल ग्रुप की बताता हूं। बेटा सब कुछ लर्न होना चाहिए। असीस, अनिला, मिशलीन, हिमानी, जिया, जैनिका, इतने सालों बाद जैनिका आई है ना। चलिए इससे अगली बात करते हैं। एक सेकंड बेटा, ये कह सकते हो बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम कार्बन। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि कार्बोनाइल कंपाउंड पे ट्विस्ट है। कार्बोनाइल कंपाउंड दो तरीके से आपको अल्कोहल बनाकर देता है। पहला नंबर, हैविंग सेम नंबर ऑफ कार्बन। दूसरा, इंक्रीज इन कार्बन नंबर। जब सेम नंबर ऑफ कार्बन की बात आती है कार्बोनाइल ग्रुप में, तो रिडक्शन काम आती है। जहां पर आप अगर एल्डिहाइड लेंगे, रिडक्शन करके 1 डिग्री अल्कोहल, कीटोन लेंगे, रिडक्शन करके 2 डिग्री अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे, रिडक्शन करी H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल से, तो एल्डिहाइड, और फिर एल्डिहाइड से 1 डिग्री अल्कोहल। लेकिन वहीं पर LiAlH4 डाल दी तो सीधा का सीधा 1 डिग्री अल्कोहल। LiAlH4 हम लोग जनरली इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि फिर दोबारा से ये महंगा पड़ता है। क्यों महंगा पड़ता है, क्योंकि इसकी कॉस्ट बहुत हाई होती है। पक्का। इसके बाद वहीं पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, विच इज डायनेमिकली वेरी इंपॉर्टेंट, हो रहा है यहां पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जो एल्डिहाइड कीटोन में नजर आएगा। लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए कि हमारे लिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अगर इस्तेमाल में आया जाए, इथेनॉल के केस में एडक्ट बनेगा, उस एडक्ट की हाइड्रोलिसिस करोगे तो 1 डिग्री अल्कोहल। इसके अलावा कोई और स्पीशीज 1 डिग्री अल्कोहल नहीं बनाकर देता जब आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज करोगे। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अल्कोहल में, जहां पर आपने कोई कार्बोनाइल ग्रुप लिया X नंबर ऑफ कार्बन का, आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया Y नंबर ऑफ कार्बन का, तो दोनों का सम करके यानी X+Y कार्बन का क्या बनेगा, अल्कोहल। फिर दोबारा से मीथेनॉल से क्या बनेगा, 1 डिग्री अल्कोहल। वहीं पर कोई और एल्डिहाइड लेकर आओगे तो 2 डिग्री अल्कोहल, और अगर आप कीटोन लेकर आओगे तो 3 डिग्री अल्कोहल। तो यहां पर ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। प्लीज जरा ध्यान से देख लो जो बोर्ड पर लिखा हुआ है, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होते हुए आपको हर जगह पे दिखाई देगी। यहां पर आप ध्यान से देखोगे, एक सेकंड, यहां पर अगर आप ध्यान से देखो है सी डबल बॉन्ड O में C प्लस और O पर माइनस चार्ज। इसी तरह से RMgX का बॉन्ड टूटेगा तो R पर माइनस और MgX पर प्लस। तो ये एडक्ट बना, और फिर एडक्ट की हाइड्रोलिसिस करने से क्या मिला, 1 डिग्री अल्कोहल मिला। पक्का। ऐसे ही तीनों रिएक्शंस हो रही हैं। प्लीज दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर X+Y। तो आपके लिए X+Y को देखना बहुत जरूरी है। मेक श्योर आप इस चीज को देख रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो। इसके आगे फिनॉल्स की कहानी आती है। फिनॉल्स बहुत बेसिक सा आर्टिकल है, लेकिन अपने आप में इंपॉर्टेंट बन जाता है दो स्पेशल रिएक्शंस पे।
एक है डाउज मेथड, दूसरा है ऑल्टरनेटिव ऑफ H2SO4। इसके साथ मैं एक और बोल दूं तो प्रिपरेशन फ्रॉम क्यूमीन भी बन जाएगा। तो यहां पर अगर आप देखोगे फ्रॉम बेंजीन, फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, फ्रॉम क्यूमीन, तो आप बेंजीन से क्लोरोबेंजीन बनाओ, क्लोरोबेंजीन को NaOH HCl के साथ ट्रीट करो, 673 टू 723 केल्विन, फिनॉल मिल जाएगा। आप बेंजीन लेते हो, उसको सल्फोनेशन करवाते हो, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में SO3H आपके पास आएगा, फिर दोबारा से आप NaOH इन प्रेजेंस ऑफ HCl डालोगे, आपको फिनॉल मिल जाएगा। आप ऑल्टरनेटिव ऑफ H2SO4 ओलियम इस्तेमाल कर सकते हो, जिसको हम बोलते हैं H2S2O7। इनफैक्ट ओलियम में ही पानी डालकर आपको सल्फ्यूरिक एसिड मिलता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस में। तो यहां पर अगर आप ओलियम इस्तेमाल कर लोगे तो भी आपको SO3H हेड पे मिलेगा, और फिर फर्दर आपने NaOH HCl डाला तो आपको क्या मिल जाएगा? फिनॉल। इसके अलावा क्यूमीन, या तो क्यूमीन बनाओ फ्रिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन से बेंजीन की, नहीं तो क्यूमीन एज डायरेक्टली आपके पास है, और आपने क्यूमीन को अगर देखा तो क्यूमीन के अंदर आपने ऑक्सीजन पास करी, ये परऑक्साइड लिंकेज बनी, फिर वाटर और हीट करा तो क्या बन जाएगा? फिनोल। और क्या रिलीज होता है साथ में? एसीटोन। पक्का? दिक्कत तो नहीं? ये आपकी प्रिपरेशन है फिनॉल्स की। इसके बाद प्रॉपर्टीज आती है एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स की। प्लीज ये प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अक्सर प्रॉपर्टीज में ही आपका एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर वाला क्वेश्चन बनता है। Alcohols and phenols are very famous for two questions. First, alcohols का acidic character 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। सेकेंड क्वेश्चन इसी का बी पार्ट बोल सकते हो, alcohols पानी से कम एसिडिक, जिसमें आप बोलते हो पानी के अंदर ये H+ आयन रिलीज नहीं करते। सेकेंड क्वेश्चन, why phenols are highly acidic? पहला, why phenols are reactive? दूसरा, why they have high Ka value? Why they have less pH और pKa वैल्यू? तो ये क्वेश्चंस आसपास ही घूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि फिनॉक्साइड आयन क्या दिखाता है? रेजोनेंस दिखाता है। कितने रेजोनेंट स्ट्रक्चर बनाता है? 5, जिसकी वजह से क्या होता है? फिनॉक्साइड आयन स्टेबल और फिनॉल रिएक्टिव। और इसी तरह से फिनॉल एसिडिक, हाई Ka वैल्यू, लो pKa वैल्यू, लो pH। पक्का? अब ये क्वेश्चन हम एसिडिक कैरेक्टर बेसिक कैरेक्टर के कंपैरिजन में पढ़ लेंगे, लेकिन अभी इससे पहले वाले बाकी टॉपिक्स पढ़ें तो उनको एक एक करके ऑब्जर्व करते हैं। सबसे पहला आता है एस्टेरिफिकेशन। एस्टेरिफिकेशन का मतलब है अल्कोहल को जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स के साथ रिएक्ट करवाते हो तो एक स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड प्रोड्यूस होता है जिसको आप एस्टर बोलते हो। जहां पर आप कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाओ एसिडिक मीडियम में, लीच-एटवर्ड्स प्रिंसिपल के बिहाफ पर आपको एस्टर मिल जाएगा। जहां पर आप एसिडिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवाओ एसिडिक मीडियम में तो भी एस्टर मिल जाएगा। लेकिन जैसे ही आप एसाइल हैलाइड लेकर आते हो आपको बेसिक मीडियम लेकर चलना पड़ता है, क्योंकि अगर आप एसिडिक मीडियम लोगे तो कहीं ना कहीं प्रोडक्ट में बना हुआ HCl रिएक्शन को रिवर्स कर देगा। आप इस रिएक्शन को फॉरवर्ड रखना चाहते हो, इसलिए कौन सा मीडियम यूज करते हो जयंती? बेस। शुक्रिया। तो हम बेस कौन सा यूज करते हैं? पिरिडीन। तो पिरिडीन की प्रेजेंस में एस्टेरिफिकेशन होती है। इसी के बाद सेकेंड पॉइंट अगर हम लोग देखें तो ऑक्सीडेशन। यहां प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, पहले ऑक्सीडेशन सीख लेते हैं। तो अल्कोहल्स की जब आप ऑक्सीडेशन करते हो तो आपको कार्बोनाइल ग्रुप मिलेंगे। समझ लेना, कार्बोनाइल से रिडक्शन पे क्या मिलता है? अल्कोहल। तो अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से क्या मिलेगा? कार्बोनाइल। अब कैसे मिलेगा? जब आप एल्डिहाइड बनाना या कीटोन बनाना या कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना चाहते हो तो 1 डिग्री अल्कोहल लिया, ऑक्सीडेशन करी, आपको मिल जाएगा एल्डिहाइड। 2 डिग्री अल्कोहल लिया, ऑक्सीडेशन करी, मिल जाएगा कीटोन। 3 डिग्री हम सोचते हैं कार्बोक्सिलिक बनाएगा, बट नहीं बनाता। कहीं ना कहीं 3 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडेशन करता ही नहीं। उसके अंदर हम कॉपर एट 573 केल्विन एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, बट देन अगेन वो ऑक्सीडेशन ना करके एलिमिनेशन शो कर देता है, और वो एलिमिनेशन बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन का नाम लेती है। आई होप ये बात क्लियर है। पक्का? इससे आगे बात करते हैं, ध्यान देना प्लीज। नेक्स्ट जो सा टॉपिक आता है प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। हाँ, यहां पर एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, लुकास रिएजेंट। लुकास रिएजेंट कहीं ना कहीं डिस्टिंग्विश करता है हमारे अल्कोहल्स को। अगर हमारा 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल है तो 3 डिग्री अल्कोहल बहुत स्ट्रांगली रिएक्ट करता है, इंस्टेंटेनियस टर्बिडिटी देता है। वहीं पर 2 डिग्री को 3 से 5 मिनट लग जाते हैं, और 1 डिग्री तो टर्बिडिटी देता ही नहीं। कभी कभार थोड़ी बहुत टर्बिडिटी दे देगा, तो दे देगा कब करने पे? हीट करने पे। पक्का? कोई दिक्कत तो नहीं? एक सेकंड के लिए ब्रीफ अप में दिखा दूं, ये देख लो ऑक्सीडेशन की रिएक्शंस हैं। ऑक्सीडेशन में फिनॉल की भी बात कर लूं तो बेटा आपको Na2Cr2O7 की प्रेजेंस में बेंजोक्विनोन मिल जाएगा।
और वहीं पर अगर मैं इसको जिंक डस्ट के साथ ट्रीट कर दूंगा तो आपको मिल जाती है बेंजीन वापस। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इंपॉर्टेंट होने का रीजन है, यहां पर आपके ट्रेडिशनल इलेक्ट्रोफाइल जनरेटिंग स्पीशीज काम नहीं आते, क्योंकि फिनॉल ज्यादा रिएक्टिव है। इसमें आपको स्पेशल इलेक्ट्रोफाइलिक जनरेटिंग स्पीशीज इस्तेमाल करने पड़ते हैं, जहां पर आप सिर्फ नाइट्रेशन और ब्रोमिनेशन ही कर पाते हैं। नाइट्रेशन करने के लिए आप डाइल्यूट HNO3 या कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 इस्तेमाल करते हो। डाइल्यूट HNO3 में आपको ऑर्थो और पैरा पे नाइट्रो मिलता है, पैरा वाला मेजर होता है। और बड़ा फेमस सा क्वेश्चन बनता है, वाई पैरा वाला इज लेस वॉलेटाइल इन कंपैरिजन टू ऑर्थो वाला, या वाई ऑर्थो वाला इज स्टीम वॉलेटाइल इन कंपैरिजन टू पैरा वाला। उसका रीजन इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वहीं पर कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 की प्रेजेंस में 2,4,6 पे एक साथ आपको कंपाउंड लगा हुआ मिलता है, जिसको आप बोलते हो पिक्रिक एसिड। इसी तरीके से ब्रोमीन आता है, ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ CS2 डालोगे तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। वहीं पर ब्रोमीन वाटर डालोगे तो 2,4,6 पे ब्रोमीन वाटर मिलेगा, ये प्रेसिपिटेट होता है, जो कि फिनॉल के डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करता है। इसी को आप ब्रोमीन वाटर टेस्ट भी बोलते हो। वहीं पर इसी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से इंस्पायर्ड है रीमन टीमन रिएक्शन और कोल्स रिएक्शन, याद है? एक सेकंड। तो रीमन टीमन रिएक्शन और कोल्स रिएक्शन, जहां पर दोनों सबसे पहले ऑर्थो डायरेक्टिंग बनाने के लिए रिएक्ट करवाते हो NaOH से, ताकि NaOH से रिएक्ट करवाने पे ONA मिल जाए, और ONA मिलने से वो ऑर्थो डायरेक्टिंग हो जाए। अब यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में अगर आप CO2 लेते हो तो वो आपको आगे चलकर सैलिसिलिक एसिड बनाकर देगा। वहीं पर CHCl3 लेकर चलोगे तो वो आपको सैलिसिल्डिहाइड बनाएगा। एसिड याद रखिएगा कोल्स के लिए, और वहीं पर एल्डिहाइड याद रखिएगा रीमर टीमन के लिए। तो ये आपकी रिएक्शन है, जिसमें फर्स्ट स्टेप तो मैंने कॉमन लिखा हुआ है। उसके बाद सेकेंड स्टेप में CO2 वाला जा रहा है, तो ये आपकी कोल्स रिएक्शन हो गई, और यहां आ रहा है तो आपके लिए रीमन टीमन। देख लीजिए प्लीज, कुछ याद आ रहा है? रीना गुड मॉर्निंग। बहुत बढ़िया। लास्ट क्लास से 3:30 से 4:30 नहीं लूंगा, सोए हुए हैं अभी। 7:30 से 8:30 ही हुआ करेगी। एलिमिनेशन रिएक्शन बेटा इंपॉर्टेंट है। हालांकि एलिमिनेशन रिएक्शन और इस ईथर प्रिपरेशन के रिएजेंट सेम है, सिर्फ टेम्परेचर वेरिएशन है। जहां पर 443 केल्विन पर आपको एलिमिनेशन होकर एल्कीन मिलता है, वहीं पर 413 केल्विन में आपको मिलता है ईथर। इसका सबसे आसान सा रीजन है कि जब लेस टेम्परेचर है तो न्यूक्लियोफाइल अवेलेबल है, अल्कोहल अवेलेबल है, जिसकी वजह से आपको ईथर मिल जाएगा, सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी। लेकिन अगर आपने वहीं पर टेम्परेचर ज्यादा कर दिया तो आपको अवेलेबिलिटी नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से आपको एलिमिनेशन देखने को मिलेगी, सब्स्टिट्यूशन देखने को नहीं मिलेगी। इसके बाद आ जाती है प्रिपरेशन ऑफ ईथर। तो दो सिंपल से मेथड है, हालांकि दोनों ही मेथड विलियमसन के हैं, बट एक का नाम हम देते हैं विलियमसन सिंथेसिस फॉर सिमेट्रिकल ईथर, और दूसरा देते हैं प्रिपरेशन ऑफ अनसिमेट्रिकल ईथर। जहां पर सिमेट्रिकल ईथर में कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एट 413 केल्विन, इसका मैकेनिज्म है, इसका मैकेनिज्म में डिस्कस करूंगा। दूसरा आपका सिंपली है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आप किसी एल्काइल हैलाइड को अगर ट्रीट करवा देते हो सोडियम एल्कोक्साइड के साथ तो आपको ईथर मिल जाएगा, कीपिंग वन थिंग इन माइंड कि यहां पर हमेशा SN2 फेवरेबल एल्काइल हैलाइड होना चाहिए। द मोमेंट SN1 फेवरेबल एल्काइल हैलाइड हुआ, इट विल गो फॉर एलिमिनेशन बट वुड नॉट प्रोड्यूस एनी ईथर। तो ये आपके लिए स्टार मार्क कर रहा हूं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एलिमिनेशन ओवर सब्स्टिट्यूशन वाला। ठीक है, इसके बाद हाँ जी, जी सर, दोनों ही विलियमसन में इस्तेमाल होते हैं। इसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी ऑफ ईथर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मान लेते हैं। इसमें सारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो सकती है। हेड पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशीज है तो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होगा, यानी मिक्सचर बनेगा ऑर्थो और पैरा का। वहीं पर सेकंड आती है दैट इज रिएक्शन विद HI। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैकेनिज्म के बेसिस पे। रिएक्शन विद HI अगर एक्सेस है
बेटा सिमेट्रिकल ईथर हो, यानी ऑक्सीजन के इधर सेम एल्काइल चेन हो, आपको एल्काइल आयोडाइड मिल जाएगा। डिफरेंट चेन हो तो भी एल्काइल आयोडाइड मिल जाएगा। लेकिन दिक्कत आती है अनसिमेट्रिकल ईथर में। जहां पर अनसिमेट्रिकल ईथर होगा, हमें देखना पड़ेगा कंपाउंड में SN2 फेवर हो रहा है या SN1। अगर कंपाउंड में दोनों साइड SN2 फेवर हो रहा होगा तो कम डिग्री वाले पे आयोडाइड आएगा, या कम स्टेरिक हिंड्रेंस वाले पे आयोडाइड आएगा, और ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस वाले पे OH बनेगा। लेकिन वहीं पर SN1 फेवरेबल होगा तो आपके ज्यादा डिग्री वाले पे आएगा आयोडाइड और कम डिग्री वाले पे आएगा OH। ये पॉइंट अगर मैं याद करवा दूं, रिकॉल करवा दूं, तो ध्यान दीजिएगा। एक सेकेंड, मैकेनिज्म में डिस्कस करूंगा ये, तो टेंशन मत लीजिएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट है आप लोगों को जरा चीजों को रिकॉल करना शुरू कर देना। एक सेकेंड, ये लीजिए, ये देखो। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, सबसे पहला आपके पास सिमेट्रिकल है, तो सिमेट्रिकल के अंदर आपने सिर्फ HI लिया, एक अल्काइल आयोडाइड बना देगा, एक अल्कोहल। आपने एक्सेस में लिया तो आपको एल्काइल आयोडाइड ही मिलेगा, क्योंकि दोनों जगह पे आयोडीन आ जाएगा। अनसिमेट्रिकल लिया आपने और उसमें HI एक्सेस में लिया, तो साफ मीनिंग है ये एक्सेस वाला है, दोनों क्या बना देंगे, एल्काइल आयोडाइड बना देंगे। लेकिन पॉइंट आता है, देखो C और C', मैं इसको जरा बॉक्स में डाल रहा हूं। C और C' को अगर आप ध्यान से देखो, सबसे पहले C' और C', सॉरी, C' को देखो, लेफ्ट हैंड साइड पे CH3 है, राइट हैंड साइड में CH2 CH3 है, दोनों सिंपल 1 डिग्री एल्काइल चेन है, दोनों ही SN2 फेवर करेंगी। और जब दोनों ही SN2 फेवर करेंगी तो SN2 कहता है लो स्टेरिक हिंड्रेंस पे सब्स्टिट्यूशन और हाई स्टेरिक हिंड्रेंस पर, तो यहां पर लो स्टेरिक हिंड्रेंस पे आपके पास आयोडीन आ जाएगा और हाई स्टेरिक हिंड्रेंस पे H लग जाएगा, यानी वो बन जाएगा अल्कोहल। तो यहां पर CH3 और CH2, CH3 में छोटा कौन, CH3, तो CH3I बना, और दूसरी साइड क्या बन गया, CH3 CH2OH, मैंने यहां पर CH2OH, ठीक है। वहीं पर सेकेंड रिएक्शन जरा देखो, अब एक जगह पर SN2 फेवर कर रहा है और एक जगह पे क्या फेवर हो रहा है, हमने पढ़ रखा है SN1 को सबसे ज्यादा इज्जत देना इन कंपैरिजन टू SN2। तो SN1 वाले को जब आप इज्जत दे रहे हो तो वहां पर आयोडीन लगेगा और दूसरे पे टेक्निकली क्या लगेगा, OH लगेगा। तो ये हमारे लिए रिएक्शन इंपॉर्टेंट बन जाती है, रिएक्शन विद एल्काइल हैलाइड। मैं लिख देता हूं दोबारा से, कहीं पर किसी को दिक्कत रहे तो ऑब्जर्व करिएगा। सबसे पहले CH3O CH2CH3, आपके लिए अगर आप देखो तो ये SN2 फेवर कर रहा है, ये SN2 फेवर कर रहा है, तो SN2 में लो स्टेरिक हिंड्रेंस वाले पे I आएगा, तो यहां पर प्रोडक्ट बना CH3I और CH3CH2OH। अब आप आए नेक्स्ट पे CH3OC होल थ्राइस, ध्यान से देखना, ये भाई साहब अभी भी SN2 करवाना चाहते हैं, लेकिन ये क्या करवाना चाहता है, और क्योंकि SN1 स्ट्रॉन्ग होता है SN2 के प्रेजेंस में, हमें SN1 लेकर चलना है, और SN1 कहता है हाई स्टेरिक हिंड्रेंस पे कौन आएगा, आयोडीन आएगा, जिसकी वजह से साफ साफ CH3 होल थ्राइस CI बनेगा और CH3 पे क्या आ जाएगा, OH। ये दोनों बेटा SN1 और SN2 के मैकेनिज्म है आफ्टर प्रोटोनेशन, तो ये थोड़ा सा ध्यान देना है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, प्लीज कोई भी इस चीज को मिस ना करे। यहां पर आपका अल्कोहल फिनॉल्स एंड ईथर एज अ चैप्टर भी खत्म होता है, बट सिर्फ खत्म हुआ है एक छोटे से पॉइंट पर, दैट इज प्रिपरेशन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर मेरे साथ पैरेलल चल रहे हो तो इतना ही रिवाइज करो, इससे ज्यादा आगे नहीं जाओ, लेकिन प्रॉपरली लिख कर एक एक चीज लिखो। कहीं पर रीजन बेस्ड इस्तेमाल हुआ है तो रीजन बेस्ड को प्रोडक्टिव लेकर चलो एंड इसको कंप्लीट करो, ताकि नेक्स्ट क्लास में जब मैं थर्ड और फोर्थ चैप्टर को भी ऐसे ही बताऊं, आप उसको भी कंप्लीट करो। वो क्लास 1.5 घंटे की होगी, मैं टाइमिंग वगैरह बता दूंगा, उसके हिसाब से क्लास रहेगी, प्लीज ध्यान देना। और उसके बाद जब आप आगे चलते हो क्वेश्चंस पे आने के लिए, तो सेगमेंट वाइज सेगमेंट को क्वेश्चन प्रिपेयर करो। मैं जब क्वेश्चन करवाऊंगा
तो साफ साफ अपनी बुकलेट में से क्वेश्चन नंबर भी बताऊंगा, ये क्वेश्चन नंबर आपने करके आने हैं, तो वहां पर होमवर्क ज्यादा होने वाला है। तो पहले अपना ज्यादा स्मार्टनेस दिखाए बिना जितना कह रहा हूं ना उतना उतना कंप्लीट करते हुए चलो। अपने आप ऑर्गेनिक की प्रैक्टिस भी होगी, कॉन्फिडेंस भी आएगा, और सारे के सारे क्वेश्चन भी कंप्लीट करवाना। क्लियर है? इस टाइम पर जब तक ऑर्गेनिक चलेगी, प्लीज केमिस्ट्री के बाकी पैरेलल चैप्टर्स आप रिवाइज करना चाहो करिए, लेकिन उनमें बहुत स्ट्रांगली इन्वॉल्व मत होइएगा जिसकी वजह से ऑर्गेनिक खराब कर लो। अभी भी बहुतों को ऑर्गेनिक के सारी रिएक्शंस याद हैं, लेकिन क्वेश्चन करते वक्त कॉन्फिडेंस नहीं आता है। तो वो क्वेश्चन का कॉन्फिडेंस लाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पर जो टास्क दूंगा वो कंप्लीट करके आना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्लियर है? चलिए, बहुतों को गुड मॉर्निंग।